हाय फ्रेंड्स, मैं अश्विन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। डेली डोज ऑफ ग्रामर का ये सेशन नंबर 27 है। जो लोग इस सेशन को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि यूट्यूब पर हमारी एक सीरीज है डेली डोज ऑफ ग्रामर एंड वोकैब की। इसमें हम यूजुअली हर एक सेशन में 10 मिसलिनियस क्वेश्चंस को चूज करते हैं, सम फ्रॉम ग्रामर एंड सम फ्रॉम वोकैबुलरी। हम क्वेश्चंस को चूज करते समय ये ध्यान रखते हैं कि क्वेश्चंस अच्छे लेवल के हों, ताकि एग्जाम में ये आपको एक एज लेने में हेल्प कर सकें। आज के इस सेशन में हम जिन 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले तो आप इन्हीं 10 क्वेश्चंस को टेस्ट के फॉर्मेट में अटेम्प्ट कर लें एप्लीकेशन पे जा करके। राइट, एप्लीकेशन पे जब जाएंगे तो डेली क्विजेस में जाएं, वहां से डेली डोज ऑफ ग्रामर एंड वोकैब इस सेगमेंट में जा करके डोज 27 को अटेम्प्ट करें। इससे आपको आइडिया लगेगा कि आपको पहले से कितना आ रहा है। और आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल है और टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल है। आइए फाइनली क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस कहता है, स्पॉटिंग एरर से है, डिबेटिंग नेशनलिज्म विच मींस राष्ट्रीयता पर चर्चा करना। जब भी कभी आपका सेंटेंस ही वर्ब की आईएनजी फॉर्म से स्टार्ट हो, समझ लीजिए कि आपने वहां जीरंड लगा लिया है। लाइक, और जीरंड एक नाउन है। दूसरी बात, जीरंड हमेशा एक सिंगुलर नाउन है, या यूं कहिए जीरंड हमेशा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। यहाँ ऐसा ही हुआ, ये देखिए ये वर्ब है तो ये सब्जेक्ट हुआ। डिबेटिंग नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रीयता पर चर्चा करना। एंड सब रुकता है, समाप्त होता है बाय गिविंग ऑक्सीजन टू शाविनिज्म समटाइम्स। शाविनिज्म का मतलब होता है द एटीट्यूड ऑफ सुपीरियरिटी। मतलब जब आपको ये लगे कि आप ही आप हैं, बाकी सब बकवास है। जब आपको ये लगने लगे कि यू आर बेटर देन अदर्स, यू आर सुपीरियर टू अदर्स। समझ रहे हैं? ये रेस को लेकर हो सकता है, जेंडर को लेकर हो सकता है। जैसे बहुत से पुरुषों को लगता है कि महिलाएं बेवकूफ होती, तो दे आर मेल शाविनिस्ट। अंग्रेजों को लगता था कि इंडियंस बेवकूफ हैं, तो उनको रेस को लेके शाविनिज्म था। दे यूज्ड टू कंसीडर देयर ओन रेस सुपीरियर टू दैट ऑफ आवर्स। उन्हें ये लगता था कि उनके पास बुद्धि ज्यादा है, उनकी नस्ल ज्यादा है। ये जो ब्लैक और व्हाइट के बीच की फाइट है, ये भी शाविनिज्म के ही जैसी है। तो खैर, एरर इसकी ये है कि जो एंड ऑफ फ्रेज है, रूल के मुताबिक एंड ऑफ फ्रेज के बाद पहली बात तो दूसरी वर्ब जब आती है तो हम उसे जीरंड बनाते हैं, यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म। दूसरी बात, इस बीच में कुछ नहीं आता, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। बाई हो गया, इन हो गया, विद हो गया, कोई तमाशा नहीं होगा। एंड अप के तुरंत बाद सीधे जीरन। तो एंड अप के बाद सीधे गिविंग लिखिए, बाई नहीं होना चाहिए। जैसे कि कोई बंदा बहुत पैसे खर्च करता है तो आप कहते हैं यार विनय स्टॉप स्पेंडिंग मनी लाइक दिस, क्योंकि अगर तुम रुके नहीं तो वन डे यू विल एंड अप लूजिंग ऑल योर मनी। वन डे यू विल एंड अप लूजिंग ऑल योर मनी। राइट, तो देखिए लूजिंग बोला ना, एंड अप बाई लूजिंग नहीं बोला, एंड अप एट लूजिंग नहीं बोला, एंड अप इन लूजिंग नहीं बोला। मेक श्योर कि आप एंड अप के बाद सीधे जीरन रखें, इस बीच में किसी को आने ना दें। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, यू शुड नॉट हैव डेमिटेड, क्विट, लेफ्ट और रिजाइंड। जो लोग नहीं जानते मैं बता दूं कि क्विट की सारी फॉर्म सेम होती हैं, क्योंकि आपको हैव के बाद V3 लगाना है, तो सब जगह ही देखिए V3 है। राइट, तो ये तो आपको फेवर यहाँ नहीं मिला कि फॉर्म से अगर गड़बड़ हो जाती तो हम जान जाते कि वो नहीं होगा। कई बार एग्जाम में आपको ये फेवर मिलता है, मान लो यहाँ लेफ्ट की जगह लीव ही लिख देते तो आप जान जाते कि ये नहीं होना। राइट, अब ध्यान से समझिएगा, ऑफिस को हमेशा डेमिट किया जाता है, ये स्पेसिफिक वर्ड है। हाँ, लीव किया जाता है जॉब को, क्विट किया जाता है जॉब को, रिजाइन किया जाता है फ्रॉम द जॉब या फ्रॉम द पोस्ट। समझ रहे हैं ना? तो ऑफिस के लिए डेमिट हमेशा ऑफिस को किया जाता है, क्विट ऑफिस को नहीं करते। आप नौकरी छोड़ते हैं, हाँ, आप नौकरी, क्विट का मतलब ही छोड़ना है, लीव का मतलब ही छोड़ना। यू लीव योर जॉब, यू क्विट योर जॉब। तो ऑफ या कंपनी को आप क्विट कर दीजिए, लेकिन ऑफिस को आप हमेशा क्या करते हैं, डेमिट ही करते हैं। ये स्पेसिफिक वर्ड है, यू नीड टू लर्न इट, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। The act was promulgated, promulgate करने का मतलब है लागू करना, यानी कि एनफोर्स करना, जिसको आप इम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं। तो एक्ट को लागू किया गया विद अ व्यू टू। जो लोग नहीं जानते हैं वो सुने कि विद अ
व्यू टू के बाद भी जीरंड आता है, यानी विद व्यू टू के बाद भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, जबकि टू के बाद V1 आता है, लेकिन विद व्यू टू की वजह से जीरंड ही आता है। अब देखिए, द एक्ट वाज प्रोमलगेटेड विद द व्यू टू इंक्रीजिंग। कुछ लोगों को लगेगा कि टू के बाद आईएनजी नहीं आता, तो यहाँ गलत है, जबकि ये बिल्कुल ठीक है। अगर इंक्रीजिंग ना होता देन दिस वुड हैव बीन रॉन्ग। तो क्योंकि विद अ व्यू टू के बाद तो जीरंड ही आता है ना, तो दिस इज राइट। विद अ व्यू टू इंक्रीजिंग टैक्स कंप्लायंस, इसका मतलब है कि एक्ट को लागू किया गया था ताकि टैक्स कंप्लायंस को बढ़ाया जा सके। एंड ध्यान से देखिएगा सर, दो पर्पस लिखे हैं, ताकि टैक्स कंप्लायंस को बढ़ाया जा सके और इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टडी किया जा सके। स्टडी करने का मतलब होता है उसे एक नियमित रफ्तार देना, कि बहुत तेज भी ना चले लेकिन बहुत धीमे भी ना चले। तो टैक्स कंप्लायंस को बढ़ाने के इरादे से और इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टडी करने के इरादे से। अब आप समझिए, विद अ व्यू टू के बाद जीरंड आता है। अगर विद अ व्यू टू से दो बातें जोड़ी जा रही हो कि ये भी करना है, ये भी करना है, जैसे कि मैं तुम्हारे घर आया हूं तुमसे मिलने और आज रात यहाँ ठहरने। I've come here with a view to meeting you and staying here tonight. मीट की भी आईएनजी फॉर्म लगाइए, स्टे की भी आईएनजी फॉर्म लगाइए। तो यहाँ पर वैसे ही आपको स्टडी की आईएनजी फॉर्म रखनी है, स्टडी। ठीक, स्टडी, स्टडी लिखिए और आईएनजी को ऐड कर दीजिए। स्टेव ऑफ, स्टेव ऑफ। तो ये फ्रेजल वर्ब मैंने अभी अभी एक शॉर्ट वीडियो में पढ़ाई है। स्टेव ऑफ का मतलब होता है अवॉइड करना, प्रोटेक्ट करना, रोकना, अवॉइड करना, टालना जिसको कह सकते हैं। मैंने बताया है कि स्टेव का मतलब होता है एक वुडन स्टिक, लकड़ी, हाँ, और जिसका इस्तेमाल किया जाता है फेंसिंग करने के लिए, चार दीवारी बनाने के लिए, रोकने के लिए। स्टेव, जैसे कि आपने एक पौधा जो है ऐसे ऐसे करके लगाया और उसके चारों ओर जो है आपने ऐसे ऐसे करके सब तरफ से लकड़ियां लगा दी। अब क्या होगा कि जानवर इस पौधे को चर नहीं पाएगा, आपने स्टेव ऑफ कर दिया है, राइट, कि अब कोई वहां जा नहीं सकता है। स्टेव ऑफ करना, फेंसिंग कर देना, घर के चारों ओर जो बाउंड्री वॉल होती है वो स्टेव ऑफ करती है, कोई बाहर से नहीं आ सकेगा। तो रोकना, अवॉइड करना। एक्सपेडाइट अ टास्क का मतलब तो होता है कि किसी काम में तेजी लाना, स्पीड अप करना। एक्सपेडाइट करने का मतलब तेजी लाना। टू डिले और लिंगर अ डिसीजन, इसका मतलब है किसी काम में देरी करना, है ना, कि वो ना होने पाए, कुछ ऐसा करना। ऑप्शंस को देखते हुए ये आंसर हो सकता है। टू गिव नो वैल्यू का मतलब है कि आप तो भाव ही नहीं देंगे। टू नलीफाई अ डिसीजन का मतलब है किसी फैसले को निष्क्रिय बना देना, यानी कैंसिल कर देना, हाँ, इनएक्टिव बना देना। तो ये भी नहीं होना चाहिए। बेसिकली स्टेव ऑफ का ये मतलब होता है रोकना। तो आप डिसीजन को रोक रहे हैं, उसे आने नहीं दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा। लिंगर का मतलब होता है चीजें जैसी हैं वैसी ही पड़ी रहें, उस पर कोई काम ही ना हो। जैसे कि कोर्ट में कोई केस है और वो 5 साल से पड़ा हुआ, तो लिंगर कर रहा है, उस पर कोई पेशी ही आज तक नहीं हुई है, इसको कहते हैं लिंगर करना। अब स्पॉटिंग एरर में आइए फिर से। दिस कंट्री इज एज मच माइन, ये देश मेरा उतना ही है। ये देश इज एज मच माइन, ये देश मेरा भी उतना ही है। एज एनीबडी एल्स, जितना कि किसी और का। एंड नोबडी कैन गेट मी एक्सपेट्रिएटेड फ्रॉम हियर, और कोई मुझे यहां से खदेड़ नहीं सकता। लाइक सेंड, एक्सपेट्रिएट का मतलब है किसी को दूर भगा देना, सेंड अवे कर देना, खदेड़ देना, एक्सपेल कर देना। लिखा है कि ये देश मेरा भी उतना ही है जितना कि किसी और का है, और कोई भी मुझे यहां से खदेड़ नहीं सकता। अब जो लिखा है वो ये नहीं लिखा, ये तो मैं इसका मीनिंग बता रहा हूं, यहाँ पे गड़बड़ी है। मैं मीनिंग बता रहा हूं कि ये देश मेरा भी उतना ही है जितना कि किसी और का, जबकि एनीबडी एल्स की हिंदी होती है कोई और, कोई और। अब तो मीनिंग हो गया कि ये देश मेरा भी उतना ही है जितना कि कोई और, जबकि आपको बोलना है जितना कि किसी और का, यानी कि आपको पसेशन करना किसी और का। तो इसका इसका एक सिंपल सा मेथड ये हो सकता है
कि आप एनीबडी एल्स को लिखा रहने दीजिए, बस यहीं पर अपॉस्ट्रोफी एस लगा दीजिए, अब हो जाएगा किसी और का। और दूसरा तरीका है कि आप एनीबडी एल्स को ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, इसके पहले दैट ऑफ लगा दीजिए। दिस कंट्री इज एज मच माइन एज दैट ऑफ एनीबडी एल्स, या दैट ऑफ नहीं लगाना चाहते हैं, एज के बाद ही मैं सब कुछ बता रहा हूं, एज इट इज ऑफ एनीबडी एल्स ऐसे कर दीजिए, इट इज ऑफ एनीबडी एल्स। कुछ तो करिए ना, रिलेशन दिखाइए ना मेरे से और किसी और से, तब तो बात बनेगी। इम्योरमेंट एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। इम्योरमेंट का मतलब होता है जब किसी को नजरबंद कर देना, चार दीवारी में कैद कर देना, हाँ, नजरबंदी जिसको कह सकते हैं। हाँ, और बेसिकली ये सजा है और इसमें किसी को कैद कर दिया जाता है, नजरबंद कर दिया जाता है और मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसका एग्जैक्ट मीनिंग है चुनवा देना। दीवार में जब किसी को जिंदा चुनवा दिया जाता है तो ये उसका इम्योरमेंट होता है। थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो किसी भी प्रकार की पाबंदी एक प्रकार से इम्योरमेंट हो सकती है। जो भी रिस्ट्रिक्शन है, जो भी कंपल्शन है, जो भी आपको लगता है कि आपको प्रोग्रेस में रोक रहा है, तो वो सब इम्योरमेंट में आ जाएगा। एग्जैक्ट मीनिंग है दीवार में चुनवाया जाना, इम्योरमेंट। अब देखिए सिनोनिम चाहिए सर। कल्टीवेशन तो फसल के पकने से होता है, उसको काटना जिसको कह सकते हैं, मतलब जिसमें आप आदमी जिसमें चीजें प्रिपेयर हो रही होती। अक्विटल का मतलब रिहाई है। अक्विटल का क्या मतलब है? रिहाई। ये तो एक प्रकार से एंटोनिम हुआ, अक्विटल एंटोनिम हुआ इम्योरमेंट का, लेकिन आपको तो सिनोनिम चाहिए ना, तो ये नहीं होगा, ठीक। अक्विटल नहीं होगा, सेट फ्री नहीं होगा। एक फ्रेज होती है लेट ऑफ, वो भी नहीं होगा। एक्सोनरेशन होता है, एक वर्ड है एब्सोल्यूशन, वो भी नहीं होगा। एक्सकल्पेशन, ये सब ना आजादी के, रिहाई के वर्ड्स हैं। विंडिकेशन। कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है मिक्सचर, एमलगमेशन, जब दो चीजें आपस में मिल जाए, कॉन्फ्लुएंस, ठीक। जैसे संगम जिसको कहते हैं, तो कई चीजें जब आपस में एक यूनिट बन जाए तो वो कॉन्फ्लुएंस कहा जा सकता है। कन्विक्शन है सर इसका सही सिनोनिम, क्योंकि इम्योरमेंट का मतलब सजा से है, कन्विक्शन का मतलब भी सर अपराधीकरण से है। अगर किसी का कन्विक्शन हो गया है तो उसको अपराधी मान लिया गया है। कन्विक्शन हो गया यानी कि इनकल्पेशन हो गया है सर, किसी को सजा दी जा रही है, जेल में डाला जाएगा, इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा, ठीक। आप यहाँ कन्फाइनमेंट भी लिख सकते हैं, चार दीवारी में कैद कर देना। आगे बढ़ते हैं। स्पॉट द एरर। अच्छा, पीछे वाले वर्ड में मैंने इस वर्ड को सर वर्ड ऑफ द डे में भी पढ़ाया है, वर्ड ऑफ द डे में भी पढ़ाया, वहां पे ट्रिक भी बताई है। तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप वर्ड ऑफ द डे के सेशन नंबर 155 या 156 को सर्च करें, अपने आप मिल जाएगा ये वर्ड। वहां ट्रिक भी बताई है कि कैसे याद रखना है आपको इसे। स्पॉट द एरर से अगला भी क्वेश्चन है और इसमें लिखा है इट इज टाइम द गवर्नमेंट टेक्स। जो लोग नहीं जानते हैं वो सुने। अगर लिखा हो इट इज टाइम या लिखा हो इट इज हाई टाइम, राइट, तो इन दोनों ही फ्रेजेस के बाद आपको सिंपल पास्ट यूज करना होता है। सिंपल पास्ट वही जिसे कल तक पास्ट इंडेफिनिट कहा जाता था। आज मॉडर्न इंग्लिश में इंडेफिनिट को सिंपल बोल दिया गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पीपल हैव स्टार्टेड सेइंग सिंपल प्रेजेंट। सिमिलरली पास्ट इंडेफिनिट को लोग सिंपल पास्ट कहते हैं। तो जो भी हो, आपको सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट में जाना है, विच मीन्स आपको इस टेक्स की जगह पर टुक लगा देना है। इट इज टाइम द गवर्नमेंट टुक, इट इज टाइम द गवर्नमेंट टुक। याद कर लीजिए सर इस रूल को। मूविंग ऑन, एंटोनिम बताना है आपको मोरिबंड का। मोरिबंड का मतलब होता है जो चीज बिल्कुल खराब है, जर्जर है, सड़ चुकी है, खराब हो चुकी, जो बिल्कुल गिरने वाली स्थिति में, ये यूं कहिए मरणासन है,
मरने की कगार पर है। और याद करने का तरीका, जैसे कोई बिजनेस है, बहुत ज्यादा उसमें लॉस हो रहा है, तब वो बिजनेस बंद होने की कगार पे है ना, तो आप इसको बंद बोलिए। तो मोरीबंद मतलब वो बिजनेस जो बंद होने वाला है। मोरीबंद मतलब वो बिजनेस जो बंद होने वाला है। आप ऐसे बोलिए कि मेरा, मोरी को मेरा बोलिए, मेरा बिजनेस बंद होने वाला है, ऐसे बोलिए। तो बिजनेस बंद होने वाला है तभी तो, जब बिजनेस में लॉस हो रहा है। तो जो चीजें बिल्कुल बेकार हो चुकी हैं, जो चीजें फ्रूटफुल नहीं है, कहीं से जर्जर हो चुकी हैं, खराब हो चुकी हैं, जो चीजें एक तरीके से डिके हो चुकी हैं, उनको मोरीबंद कहते हैं। बहुत खराब, जिसको आप अबिस्मल कह सकते हैं, डिस्मल भी कह सकते हैं, और डिलीपिडेटेड भी कह सकते हैं, एब्जेक्ट बोल सकते हैं। मैंने कहा ना, हिंदी में आप इसे जर्जर मानिए सर, जर्जर, बहुत खराब। अब एंटोनिम बताना है आपको सर। एट्रोफिंग, क्रम्बलिंग, क्रम्बल करने का मतलब भी होता है जब आप झुकने लगे, हाँ, और मतलब लड़खड़ाने लगे एक तरीके से। इनरवेटेड का मतलब होता है थोड़ा सा, जब आप बहुत ज्यादा थक रहे हो, बहुत ज्यादा थक रहे हो। और एट्रोफिंग का रिलेशन, जैसे कि आप गूगल करिएगा इस वर्ड को, इमेजेस में जाइएगा तो उसमें दिखाएंगे कि अगर एट्रोफिंग एक मेडिकल स्टेट है, जिसमें ऐसा होता है कई बार कि आपकी किसी एक अंग की जो बोन होती है वो पतली होने लगती है, मतलब वो चीज वीक होने लगती है। तो ये भी वर्ड वीक होने के लिए है। इनरवेटेड का मतलब है टायर्ड, बिल्कुल जब ऊर्जा आपकी निचोड़ी जा चुकी हो, थक चुके हो आप, एग्जॉस्टेड हो, तो ये भी एक ही जैसा मीनिंग दे रहा है। क्रम्बल करने का मतलब भी होता है फंबल कर रहे हैं आप, लड़खड़ा रहे हैं, ठीक। अब इंटैक्ट हो जाएगा। ये तीनों वर्ड एक दूसरे से मेल खा रहे हैं। इंटैक्ट का मतलब होता है मजबूत। अब कौन सी चीज गिरने वाली होगी? जो कमजोर होगी। या कमजोर है तभी वो जर्जर है, तभी गिरेगी। अगर किसी चीज को मजबूती से बनाया गया, मजबूती से पकड़ा गया है, तो वो क्यों गिरेगी? तो जो चीज मोरीबंद है वो बहुत वीक है, और जो चीज इंटैक्ट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, वो रुकी रहेगी, वो नहीं गिरेगी। नंबर 9, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अब मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप वीडियो को एंजॉय कर रहे हो, मतलब आप इससे जरूर कुछ अच्छा सीख रहे हो, तो एक सिंपल सा मैसेज जरूर ड्रॉप कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में जाके, थैंक यू सर। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत एंजॉय कर रहे हो तो अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर सकते हैं। मैं तो चाहूंगा आप जरूर शेयर करें, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। पर अच्छा लगा हो थोड़ा भी तो आप लाइक जरूर करिएगा इसको। और थैंक यू सर तो कह ही सकते हैं आप। आर कोर स्ट्रेंथ, आर वॉलंटियर्स। आप सोच रहे हो कि इतना सिंपल सेंटेंस क्यों दिया सर? सिंपल नहीं है। इस तरफ क्या लिखा है? स्ट्रेंथ, जो चाहेगी कि सिंगुलर वर्ब आए। ये क्या लिखा है? आर वॉलंटियर्स, जो चाहेगी कि प्लूरल वर्ब आए। वॉलंटियर्स प्लूरल है, स्ट्रेंथ सिंगुलर है। क्या करें? वॉलंटियर्स के हिसाब से लगाएं आर लगा दें, स्ट्रेंथ के हिसाब से लगाएं इज लगाएं, क्या करें? ये सब तो बेकार है ये दोनों। इसको समझने का सबसे सही तरीका है इसकी हिंदी निकालना। इसकी हिंदी में अगर है आ रहा हो तो इज लगा दीजिएगा, और अगर है आ रहा हो तो आर लगा दीजिएगा। हिंदी लेकिन सही तरीके से निकालिएगा। सही तरीके से कैसे? जैसे हिंदी है कि हमारी मुख्य ताकत है हमारे वॉलंटियर्स, हमारी असली ताकत है हमारे वॉलंटियर्स, हमारी असली ताकत है हमारे वॉलंटियर्स, राइट? तो आप ऐसे बोलेंगे। ये नहीं बोलेंगे कि हमारे वॉलंटियर्स हमारी असली ताकत है। अगर आप ऐसे बोलना चाहते हैं तो आर वॉलंटियर्स को शुरू में लाइए और ऐसे सेंटेंस लिखिए, ऐसे ऑर्डर बदल दीजिए। आर वॉलंटियर्स आर आर स्ट्रेंथ, ऐसे लगाइए। और आर स्ट्रेंथ इज आर वॉलंटियर्स। इसको वर्ब देनी एक ही बात होगी सर, टोन बदलेगी बस खाली, टोन बदलेगी बस खाली। हाँ, जब आप कहते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ है हमारे वॉलंटियर्स, तो इज लगाइए। और हमारे वॉलंटियर्स हमारी स्ट्रेंथ है, तो फिर आप आर लगाइए। ये सब्जेक्ट मानिए, तब ऐसे हो जाएगा। डोंट गेट कंफ्यूज, इट्स वेरी सिंपल। लास्ट वर्ड है, सिनोनिम बताना है आपको। हो सकता है आप में से बहुत से लोग इस वर्ड को पहली बार देख रहे हो
हो सकता है जितने भी आपने सिनोनिम देखे सब पहली बार देख रहे हो, इट्स पॉसिबल। लेकिन ये सारे ही वर्ड्स एग्जाम में आ चुके हैं, मल्टीपल टाइम्स आ चुके हैं, और ये सारे ही वर्ड्स में वर्ड ऑफ द डे के सेशंस में कराता रहता हूँ, करा चुका हूँ इनफैक्ट इनको। शग्रिन, शग्रिन का मतलब होता है जब आप बहुत निराश महसूस कर रहे हो, बेइज्जत महसूस कर रहे हो, हताश महसूस कर रहे हो, और कई बार बहुत ज्यादा झिल्लाए हुए भी हो, बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रही हो कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं, आप चाहते हैं कि तोड़ के रख दें। मेरी बात आप समझ, शग्रेन इसको कहते हैं। लेट्स से क्या हुआ कि लास्ट पेयर जो है मैच, लास्ट पेयर जो है क्रीज पर था, 9 विकेट हो चुके थे, आप दूसरी साइड पर थे, राइट, और जीतने के लिए जो है एक बॉल थी और एक ही रन बनाना था। इट वाज वेरी सिंपल, विच इज वेरी सिंपल टू डू। एक बॉल थी, एक ही रन बनाना था, बट यू नो व्हाट हैपेंड, आपका जो दूसरा खिलाड़ी थे वो आउट हो गया, तो क्या है, आप शग्रीन हो जाएंगे, बहुत गुस्सा आएगी, बहुत खराब लगेगा, बहुत हेल्पलेस फील करेंगे कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा। दिस इज कॉल्ड टू बी इन द स्टेट ऑफ शग्रीन, या टू बी शग्रीन्ड, राइट, ईडी लगा करके। तो निराशा से है, हताशा से है, डिप्रेशन से है, एट द सेम टाइम एंगर से भी है, कि आप बहुत ज्यादा गुस्से में भी हैं। क्यों? बिकॉज नॉट एबल टू डू एनीथिंग, कुछ कर नहीं पा रहे हैं आप चाह के भी। तो डिप्रेशन, ह्यूमिलिएशन, और यही सब है सर, जब आप यू फील लॉस्ट, इस तरीके से हताशा, निराशा, ह्यूमिलिएशन इसका सिनोनिम हो जाएगा। अप्रेजल तो मूल्यांकन को कहते हैं, जिसको आप एनालिसिस भी बोल सकते हैं, इवैल्यूएशन भी बोल सकते हैं। हाँ, जॉब में अप्रेजल होता रहता है 6-6 महीने में, 1-1 साल में। एडवोकेसी समर्थन, सपोर्ट को कहते हैं। जब आप एडवोकेट होते हैं तो वकील होते हैं, किसी का समर्थन करते हैं आप। फिस्कल का मतलब पर्टेनिंग टू फिनांस, मतलब अर्थशास्त्र से संबंधित, पर्टेनिंग टू इकोनॉमी या फिनांस से संबंधित, ये है। सो इस तरीके से सेशन ओवर हो जाता है। कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताइएगा। और आप अगर मेरे से इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो मैं आलमबाग लखनऊ में फिनिक्स मॉल के पास पढ़ाता हूँ। ये कॉन्टैक्ट नंबर, आप जरूर आ सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ये हमारा एप्लीकेशन है, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, और ये इंक्वायरी नंबर है। मिलते हैं नेक्स्ट डोज ऑफ डेली डोज ऑफ ग्रामर एंड वोकैब के सेशन में। तब तक के लिए यूं ही दम लगा के पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।